हेलो एवरीवन, मनोज सर केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। आप मेरे वीडियोज को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, जिससे मेरे नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आपको नॉलेज गेन करने और परसेंटेज स्कोर करने में मदद मिले। हेलो एवरीवन, आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, विद्युत रसायन। विद्युत रसायन को हम दो उदाहरणों के द्वारा समझेंगे। हम लोगों ने पिछली कक्षाओं में विद्युत अपघटन की क्रिया पढ़ी है। उदाहरण के लिए NaCl, इसको जब हम जल में विलय करते हैं तो ये Na+ और Cl- आयनों में वियोजित हो जाता है। अब यदि इस विलयन को हम एक पात्र में लेकर उसमें धातु के 2 इलेक्ट्रोड लगा देते हैं और इन इलेक्ट्रोडों को एक उच्च विभव वाली बैटरी से जोड़ देते हैं, तो इस प्रकार एक बन जाएगा एनोड, दूसरा बन जाएगा कैथोड। अब इस विलयन में जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाएगी तब ये जो आयन है अपने से विपरीत आवेश वाले इलेक्ट्रोड की ओर गति करने लगेंगे और वहां जाकर उदासीन हो जाएंगे। जैसे ये जो धनायन है ये कैथोड की ओर गति करेगा और जो ऋणायन है ये एनोड की ओर गति करेगा। एनोड पर ऋणायन जाएगा Cl- और एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर उदासीन हो जाएगा। ये क्रिया कहां हो रही है? एनोड पर। फिर ऐसे वाले 2 Cl आपस में संयुक्त होकर के Cl2 अणु बना लेंगे और यहां बुलबुले के रूप में क्लोरीन गैस मुक्त होने लगेगी। इसी प्रकार कैथोड पर जाएगा धनायन Na+, ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके उदासीन हो जाएगा। तो ये इलेक्ट्रोडों पर होने वाली अभिक्रिया है। इलेक्ट्रोडों पर हमको क्लोरीन गैस और सोडियम धातु प्राप्त हो रही है। तो पदार्थ हमने लिया था सोडियम क्लोराइड, और सोडियम क्लोराइड के विलयन में जब हमने विद्युत धारा प्रवाहित किया तो सोडियम क्लोराइड का रासायनिक अपघटन हो गया क्लोरीन में और सोडियम में। दूसरा उदाहरण जो मार्केट में हम लोग सेल देखते हैं, जैसे आप ड्राई सेल लीजिए, शुष्क सेल लीजिए, घड़ियों में इसका उपयोग किया जाता है, सबने देखा है। तो ड्राई सेल में क्या होता है? ड्राई सेल में जैसे एक हम ड्राई सेल लिए यहां पे, जो घड़ियों में सेल उपयोग होता है, इसको यदि आप एक धात्विक तार के द्वारा इसको यहां एक बल्ब जोड़ दीजिए तो होता क्या है? ये बल्ब जलने लगता है। बल्ब क्यों जल रहा है? क्योंकि इस सेल के अंदर एक रासायनिक क्रिया हो रही है और उस रासायनिक क्रिया के कारण विद्युत ऊर्जा उत्पन्न हो रही है। तो यहां जो हमने 2 उदाहरण देखा, पहले उदाहरण में पदार्थ है, उसमें विद्युत धारा प्रवाहित किया, विद्युत धारा प्रवाहित करने से पदार्थ का रासायनिक अपघटन हो गया। पदार्थ NaCl था, वो क्लोरीन और सोडियम में विघटित हो गया। और दूसरे उदाहरण में हम देख रहे हैं कि एक सेल है, उसके अंदर कोई रासायनिक परिवर्तन हो रहा है, रासायनिक अभिक्रिया हो रही है और उस रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप विद्युत ऊर्जा उत्पन्न हो रही है। तो यह बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि विद्युत ऊर्जा और रासायनिक परिवर्तनों के मध्य एक संबंध है और इस संबंध का ही अध्ययन हम विद्युत रसायन के अंतर्गत करते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंतर्गत करते हैं। तो हम
विद्युत रसायन को परिभाषित कर सकते हैं। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम विद्युत ऊर्जा और रासायनिक परिवर्तनों के परस्पर संबंधों का अध्ययन करते हैं, विद्युत रसायन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहलाती है। एक बार फिर से रिपीट करता हूं, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम विद्युत ऊर्जा और रासायनिक परिवर्तनों के मध्य परस्पर संबंधों का अध्ययन करते हैं, विद्युत रसायन कहलाती है। अब इस अध्याय को पढ़ने से पहले इसमें प्रयुक्त कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को हम समझेंगे। तो चलिए, महत्वपूर्ण बिंदु में सबसे पहले हम समझते हैं चालकता सेल, कंडक्टेंस सेल। अभी हमने देखा विद्युत रासायनिक अभिक्रियाएं दो प्रकार के सेलों में संपन्न हो रही थी। हमने NaCl का एग्जाम्पल लिया था, उसको विद्युत अपघटनी सेल कहते हैं। उसमें विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण रासायनिक ऊर्जा में हो रहा था। और दूसरा जो हमने शुष्क सेल का उदाहरण लिया था, शुष्क सेल में रासायनिक ऊर्जा किस में परिवर्तित हो रही है? विद्युत ऊर्जा में। तो ये जो विद्युत रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, दो प्रकार के चालकता सेलों में संपन्न होती हैं। एक है विद्युत अपघटनी सेल, जिसको इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहते हैं। इसमें विद्युत ऊर्जा का परिवर्तन रासायनिक ऊर्जा में होता है। विद्युत धारा प्रवाहित करने से रासायनिक परिवर्तन होता है, तो हम कह सकते हैं विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो रही है। दूसरा है गैल्वेनिक या वोल्टीय सेल, जो शुष्क सेल हमने लिया था वो इसी का उदाहरण है। इसमें रासायनिक ऊर्जा का परिवर्तन विद्युत ऊर्जा में होता है, अर्थात रासायनिक परिवर्तनों के द्वारा विद्युत ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। तो इस प्रकार इस पूरे चैप्टर में हम ये दो प्रकार के सेलों का अध्ययन करेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और गैल्वेनिक सेल। सेकेंड है चालक। चालक के बारे में हम लोग जानते हैं, चालक वे पदार्थ हैं जो अपने में से होकर विद्युत धारा को प्रवाहित होने देते हैं। अब प्रश्न उठता है कि धारा विद्युत क्या है? तो इसके पहले के अध्याय में भी हम लोगों ने उसका उल्लेख किया है। आवेशों के प्रवाह को धारा विद्युत कहते हैं। सामान्यतः आवेश दो प्रकार से प्रवाहित हो सकते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन के रूप में प्रवाहित हो सकता है, या तो आयन के रूप में प्रवाहित हो सकता है। यदि इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में हो, आयन मुक्त अवस्था में हो, तो ये प्रवाहित हो सकते हैं। जब ये प्रवाहित होंगे तो विद्युत धारा प्रवाहित होगी। तो धारा विद्युत हम कहते हैं आवेशों के प्रवाह को। आवेश का प्रवाह दो रूपों में हो सकता है, इलेक्ट्रॉन के रूप में हो सकता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन के रूप में, या फिर आयनों के रूप में हो सकता है, धनायनों और ऋणायनों के रूप में। तो इस आधार पर हम चालकों को भी दो वर्गों में बांट सकते हैं। पहला है धात्विक चालक, मेटेलिक कंडक्टर्स। जितनी भी धातुएं हैं इसके अंतर्गत आएंगी। और धातुओं में जो विद्युत धारा का प्रवाह होता है वह मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है। हम लोगों ने धातुओं की संरचना के बारे में 11वीं क्लास में पढ़ा है कि धातु परमाणु अपने बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉन त्याग कर क्या बना लेता है? धनायन। और ये जो धनायन है ये इलेक्ट्रॉन रूपी जलाशय में तैरते रहते हैं। तो धनायन है, धनायन के चारों तरफ मुक्त अवस्था में इलेक्ट्रॉन होते हैं। और ये मुक्त इलेक्ट्रॉन जब प्रवाहित होते हैं तो धातुओं में विद्युत धारा का प्रवाह होता है। अब यहां पर सबसे महत्वपूर्ण है कि जब धातुओं में विद्युत धारा का प्रवाह होता है तो उनके रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। रासायनिक गुणों से क्या तात्पर्य है? अगर किसी भी प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बदल जाए तो हम कहेंगे कि वो रासायनिक परिवर्तन हो रहा है। और अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है तो वह भौतिक परिवर्तन कहलाता है, उसको हम रासायनिक परिवर्तन नहीं कहते हैं। जैसे जल को हमने गर्म किया, वह वाष्प में परिवर्तन हो गया, तो जल के रूप में भी वह H2O था और वाष्प के रूप में भी H2O है, तो वहां कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं हो रहा है, वहां पे भौतिक परिवर्तन हो रहा है। लेकिन अभी हम लोगों ने सोडियम क्लोराइड का उदाहरण देखा था, जहां पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या परिवर्तित हो गई। क्लोराइड आयन इलेक्ट्रॉन त्याग कर क्लोरीन में परिवर्तित हो गया, सोडियम आयन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके सोडियम में परिवर्तित हो गया, तो इसको हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। तो धातुओं में जब विद्युत धारा का प्रवाह होता है तो वहां किसी प्रकार का कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है, अर्थात इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान के चलिए
कि कोई एक ट्रे है और ट्रे में बहुत सारे बॉल रखे हुए हैं। ये सभी बॉल मुक्त अवस्था में एक दूसरे से अलग अलग हैं। जैसे धातुओं में मुक्त अवस्था में इलेक्ट्रॉन होता है। अब यदि हम बाहर से कोई एक बॉल इसके अंदर प्रेस करें तो ये बॉल तो अंदर आ जाएगा, लेकिन इधर से एक बॉल बाहर निकल जाएगा। इस प्रकार बाहर से हमने एक बॉल प्रेस किया तो दूसरे सिरे से एक बॉल बाहर निकल गया। इस ट्रे के अंदर जो बॉल्स की संख्या है उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ठीक इसी प्रकार धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है। जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो एक सिरे से इलेक्ट्रॉन इसके अंदर प्रवेश करता है और दूसरे सिरे से उतने ही इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं। इस प्रकार धातु के अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है, अर्थात धातु के रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इस प्रकार हमने देखा धात्विक चालक, धातुओं में विद्युत धारा का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉनों के प्रवाहित होने से होता है और साथ ही उसके रासायनिक गुणों में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब हम लोग देखेंगे विद्युत अपघट्य। विद्युत अपघट्य के बारे में 11th क्लास में हम लोगों ने डिटेल्स में पढ़ा है। रेडॉक्स अभिक्रिया वाले चैप्टर में हम लोगों ने विद्युत अपघट्य को पढ़ा है। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो ठोस अवस्था में विद्युत धारा का चालन नहीं करते हैं, परंतु अपनी पिघली हुई अवस्था या जलीय विलयन में विद्युत धारा का चालन करते हैं। ऐसे पदार्थों को हम विद्युत अपघट्य कहते हैं। जितने भी आयनिक ठोस हैं वो सब विद्युत अपघट्य के अंतर्गत आते हैं। तो आखिर ऐसा क्या है कि ठोस अवस्था में वो विद्युत धारा का चालन नहीं करते हैं और पिघली हुई अवस्था में विद्युत धारा का चालन करते हैं? तो उसके पीछे कारण है कि ठोस अवस्था में विद्युत अपघट्य के धनायन और ऋणायन आपस में प्रबल स्थिर विद्युत आकर्षण बलों द्वारा बंधे होते हैं और जैसे ही उसको हम जल में विलय करते हैं तो जल के अणु चारों तरफ से उस क्रिस्टल पर आक्रमण कर देते हैं। हमें पता है जल का अणु कैसा होता है, ध्रुवित। तो जल का जो धन वाला सिरा है उस क्रिस्टल से ऋणायन को निकालने लगता है, जल का ऋण वाला सिरा धनायन को निकालने लगेगा। इस प्रकार जल के अणु चारों तरफ से अटैक करके धनायन और ऋणायन को अलग अलग कर देते हैं और जब धनायन ऋणायन अलग अलग हो जाते हैं तो पूरा क्रिस्टल तंत्र टूट जाता है और आयन पूरे जल में फैल जाते हैं मुक्त अवस्था में। और इस प्रकार उस विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है क्योंकि मुक्त अवस्था में आयन है। और यही प्रक्रिया विद्युत अपघट्य को पिघलाने पे होती है। जब विद्युत अपघट्य को पिघलाते हैं तो उनके मध्य जो आकर्षण बल है वो टूट जाता है, धनायन ऋणायन अलग हो जाते हैं और मुक्त अवस्था में, पिघली हुई अवस्था में धनायन और ऋणायन रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में वह विद्युत धारा का चालन करने में सक्षम होते हैं। तो विद्युत अपघट्य वे पदार्थ हैं जो ठोस अवस्था में विद्युत धारा का चालन नहीं करते हैं लेकिन अपनी पिघली हुई अवस्था में विद्युत धारा का चालन कर सकते हैं या फिर जलीय विलयन में विद्युत धारा का चालन कर सकते हैं। तो अब अभी हमने देखा कि विद्युत अपघट्य अपने आयनों में टूट जाता है, गर्म करने पर या फिर जलीय विलयन में। अब वह कितना प्रतिशत अपने आयनों में टूटेगा यह निर्भर करता है आयनों के मध्य आकर्षण बल कितना प्रबल है। अगर आकर्षण बल दुर्बल है तो अधिकतम वो अपने आयनों में वियोजित हो जाएगा, लेकिन आकर्षण बल अगर प्रबल है तो उसका कुछ अंश ही आयनों में वियोजित होगा, बाकी विद्युत अपघट्य उसी प्रकार से क्रिस्टल के रूप में बचा रहेगा। तो इसको आधार मानते हुए विद्युत अपघट्यों को भी दो वर्गों में बांट सकते हैं। यह भी 11th क्लास में हम लोगों ने पढ़ा है, प्रबल विद्युत अपघट्य और दुर्बल विद्युत अपघट्य। जिन विद्युत अपघट्यों का जलीय विलयन में लगभग पूर्ण रूप से आयनन हो जाता है उसको हम कहते हैं प्रबल विद्युत अपघट्य।
और इसके विपरीत दुर्बल विद्युत अपघट्य क्या है कि जिन विद्युत अपघट्यों का जलीय विलयन में बहुत कम आयनन होता है और अत्यधिक तनु करने पर भी उनका पूर्ण आयनन नहीं होता है, दुर्बल विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। देखिए यहां पर अत्यधिक तनु करने से क्या तात्पर्य है। अभी हम लोगों ने देखा कि विद्युत अपघट्य को जब हम जल में विलयन बनाते हैं तब जल के अणु उस पर आक्रमण करके धनायन और ऋणायन को अलग कर देते हैं। अब अगर हम और जल उसमें मिलाते जाएं अर्थात विलयन को और तनु कर दें तो जल की मात्रा बढ़ते जाएगी, आक्रमण करने वाले अणुओं की संख्या बढ़ जाएगी, तो जो नहीं टूटा है वह भी टूटने लगता है। आगे हम लोग देखेंगे कि तनुता वृद्धि से वियोजन की मात्रा, आयनन की मात्रा में वृद्धि होती है, यह आगे हम लोग देखेंगे। तो प्रबल विद्युत अपघट्यों में अगर तनुता वृद्धि कर दी जाए तो वो 100% अपने आयनों में टूट सकते हैं, लेकिन दुर्बल विद्युत अपघट्य में हम कितना भी उसको तनु कर दें विलयन को, उनका पूर्ण आयनन कभी नहीं होता है। तो इस प्रकार हमने प्रबल विद्युत अपघट्य और दुर्बल विद्युत अपघट्य देखा। तो ये विद्युत अपघट्यों को हम दो वर्गों में बांट सकते हैं, प्रबल विद्युत अपघट्य और दूसरा दुर्बल विद्युत अपघट्य। प्रबल विद्युत अपघट्य का उदाहरण है NaCl, KCl, HCl, ये सब प्रबल विद्युत अपघट्य के उदाहरण हैं। दुर्बल विद्युत अपघट्य में एसिटिक एसिड CH3, C-OH, बोरिक एसिड H3BO3, ये सब दुर्बल विद्युत अपघट्य के उदाहरण है और इनको हमने 11th क्लास में भी देखा है। तो एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं। विद्युत अपघट्य क्या है? वे पदार्थ जो ठोस अवस्था में विद्युत धारा का चालन नहीं करते हैं परंतु अपनी पिघली हुई अवस्था या जलीय विलयन में विद्युत धारा का चालन करते हैं, विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। जलीय विलयन में आयनन की मात्रा के आधार पर विद्युत अपघट्यों को दो वर्गों में बांटा जा सकता है, प्रबल विद्युत अपघट्य, दुर्बल विद्युत अपघट्य। प्रबल विद्युत अपघट्य क्या है? जिनका जलीय विलयन में लगभग पूर्ण आयनन हो जाता है, प्रबल विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। और दुर्बल विद्युत अपघट्य क्या है? जिनका जलीय विलयन में बहुत कम आयनन होता है और अत्यधिक तनु करने पर भी पूर्ण आयनन नहीं होता है, ये कहलाते हैं दुर्बल विद्युत अपघट्य। तो नेक्स्ट हम देखेंगे ऑक्सीकरण, अपचयन और उसके बाद रेडॉक्स अभिक्रिया। ये सारी चीजें 11th क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो 11th क्लास में एक चैप्टर ही था रेडॉक्स अभिक्रिया का। ऑक्सीकरण क्या है? अगर इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी देखा जाए तो अगर किसी अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन त्यागा जाए तो उसको हम कहेंगे ऑक्सीकरण, और किसी अभिक्रिया में कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो वो क्या कहलाता है? अपचयन। उदाहरण के लिए जैसे हम जिंक लेते हैं और कहीं पर कोई क्रिया हो रही है जिसमें जिंक इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, ये दो इलेक्ट्रॉन त्याग कर जिंक आयन बना लेगा, Zn+2 आयन बना लेगा। तो ये क्रिया क्या कहलाएगी? ऑक्सीकरण। इलेक्ट्रॉन त्यागना, ऑक्सीकरण। मान के चलिए इसी क्रिया में कहीं पर कॉपर आयन है तो Cu+2 आयन, और यदि इसको दो इलेक्ट्रॉन मिल जाए, इसको हम दो इलेक्ट्रॉन दे देते हैं तो ये उदासीन होकर के Cu ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाएगा। जो आयन था वो किस में परिवर्तित हो गया?
ठोस में। तो इस प्रकार इलेक्ट्रॉन त्यागना ऑक्सीकरण और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना अपचयन होता है। ऑक्सीकरण अपचयन को और भी कई प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है, लेकिन यहां पर हम इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी के आधार पर इसको परिभाषित कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन त्यागना ऑक्सीकरण, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना अपचयन। अब ये जो ऑक्सीकरण और अपचयन है, यह एक दूसरे की अनुपस्थिति में संभव नहीं है। अर्थात कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन तभी त्यागेगा जब उसके संपर्क में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाला कोई पदार्थ है, और इसी प्रकार कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन ग्रहण तब तक नहीं कर सकता है जब तक कि वहां कोई इलेक्ट्रॉन देने वाला ना हो। तो इस प्रकार ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि ऑक्सीकरण और अपचयन एक दूसरे की अनुपस्थिति में संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है। ये दोनों अभिक्रियाएं जब भी होंगी तो साथ साथ होंगी। एक तरफ ऑक्सीकरण होगा तो दूसरी तरफ अपचयन होगा। साइड बाय साइड दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ संपन्न होती हैं, और इस प्रकार इन दोनों को संयुक्त रूप से हम रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। जैसे इसी को अगर हम देखें कि ये दोनों अभिक्रिया एक साथ हो रही हैं, तो जब दोनों अभिक्रिया एक साथ हो रही है तो दोनों को जोड़ करके हम फाइनल अभिक्रिया लिख सकते हैं। जब दोनों को जोड़ेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा, यहां हमें प्राप्त होगा। यहां से लिखना स्टार्ट करते हैं। जैसे जिंक ये ठोस अवस्था में है, प्लस Cu+2 ये जलीय विलयन में है, और यहां पर जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन त्यागा, वो 2 इलेक्ट्रॉन को ये Cu+2 आयन ग्रहण कर लेंगे। जिंक इलेक्ट्रॉन त्याग कर विलयन में चला जाएगा, Zn+2 आयन बना करके विलयन में आ गया, और कॉपर ठोस रूप में अवक्षेपित हो जाएगा। तो इसी अभिक्रिया को हमने इस रूप में लिखा है। तो यहां देखिए जिंक इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है तो जिंक का ऑक्सीकरण हो रहा है, और कॉपर आयन इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है तो उसका अपचयन हो रहा है। तो इस प्रकार ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ संपन्न हो रहे हैं। तो इस प्रकार ये कहलाएगा एक रेडॉक्स अभिक्रिया। ये हो रहा है यहां पर ऑक्सीडेशन, और यहां ये हो रहा है रिडक्शन। तो जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ संपन्न होते हैं तब हम उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो यहां पर महत्वपूर्ण बिंदु समाप्त होता है। यह हमारे लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि आगे चैप्टर में इनका बार बार उपयोग होगा। तो आज के लिए इतना ही, बाकी अगले वीडियो